Good morning to all of you. एंड आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मान करके चलिए कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में 99% चांस है कि पूछा जाएगा किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। शॉर्ट एनालिसिस, हमने इसके बारे में पहले थोड़ा सा बताया था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमने ये भी कहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा केस लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद हम एक छोटा सा केस ले लेंगे निर्मा वाला, फिर उसको हम समझेंगे। ठीक, तो शॉप्स की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे मीडियम लेवल की हों चाहे बिग लेवल के हों। ठीक, तो वहाँ पर शॉर्ट एनालिसिस होता ही होता है। ये एक ऐसा स्ट्रेटजिक एनालिसिस है जिससे कंपनी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, तो इसके जरिए दोनों तरह के फैक्टर का वो एनालिसिस करती है। दोनों तरह के हमारे पास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा स्ट्रेटजिक एनालिसिस है जिसमें आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक मैट्रिक्स दी है 2x2 की। 2x2 की एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, एस डब्ल्यू ओ टी, एस डब्ल्यू ओ और टी, और साथ में लिखा है स्ट्रेंथ। एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी एंड टी थ्रेट्स। ये इनकी एब्रीवेशन है कि एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ योर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O stands for opportunity and T stands for threat। कभी कभी अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये भी पूछ लेता है कि T अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर, हायर लेवल पर भी इस तरह के क्वेश्चन ये आ चुके हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें ये भी पूछ ले सकते, मान लीजिए कि T यहाँ पर क्या स्टैंड करता है, ट्रेड, ट्रेड, ट्रेनिंग या फिर नन ऑफ दीज, इस तरह से पूछ लेगा वो। तो आपको अगर शॉर्ट एनालिसिस आता होगा तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो अ शॉर्ट एनालिसिस इज ए स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग मेथड यूज्ड टू evaluate द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट और इन ए बिजनेस वेंचर। किसी भी बिजनेस वेंचर में जो स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम शॉर्ट का
शॉर्ट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस से क्या मतलब है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से क्या मतलब है, हम जरा इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशनल की इंटरनल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या क्या है, आपकी कोर वैल्यूज क्या क्या हैं, आप जिनके जरिए कॉम्पिटिट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर को। ठीक है ना। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होती, जैसे हर किसी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, आप हैं तो हो सकता है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट 6 या 7 सब्जेक्ट जो भी पढ़ते हैं उसमें से जरूरी नहीं कि सब में आपका कमांड हो, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपकी कमांड अच्छी होती है। वो क्या होता है, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। जब कभी इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, तो आप बताते हैं कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ होगी तो वो आप बताएंगे, तो फिर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्योंकि आप उसमें स्ट्रांग हैं तो आप उसके बेटर जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ होती है हम उसका एनालिसिस करते हैं। वीकनेस, वीकनेस का मतलब कि हमारी कमजोरियां हैं। जैसे आपको पता है कि आपको 6-7 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको ज़्यादा नहीं आता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उसके पास भी कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों को ओवरकम किया जा सकता है, उन कमियों को दूर किया जा सकता है। कैसे, वो आगे हम पढ़ते हैं जब हम उसका एनालिसिस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी इंटरनल हो गई और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आपके एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड है। ठीक, अभी हम इस आपके सप्लायर, कस्टमर, आपके स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट, ये सब आपके बारे में धीरे धीरे हम इसमें आगे पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है कि आपको क्या क्या चांसेस मिल रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट के लिए जो चांसेस मिलते हैं और आप उनको कैसे कैच कर पा रहे हैं, आप उनको कैसे ग्रास्प करते हैं, कैसे कैच करते हैं, ये कैसे उनको कैच कर पा रहे हैं, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक, थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स आपके वो चीजें हैं जो बाहर का भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। थ्रेट्स ऐसी चीजें हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आ गई जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, या आपके कुछ कॉम्पिटिटर ऐसे आ गए जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, या कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, या कुछ कल्चरल चेंज हो गए, या कुछ इस तरह के ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पर। तो इस शॉर्ट एनालिसिस में हम इन सब चीजों का एनालिसिस करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है और हम इसको कैसे थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले, ए टेक्निक दैट इनेबल्स a group or individual to move from everyday problems and traditional strategies to a fresh perspective। ये एक ऐसी टेक्निक है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की हो या चाहे इंडिविजुअल को, जो डेली रूटीन में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं या आपके जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज हैं उनको एक नए नजरिए से देखने को या एनालाइज करने की एक टेक्निक है। जो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसमें हमारी चाहे डेली की प्रॉब्लम हो या हमारी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम हो, हम उनको नए नजरिए से देखते हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि हम, इसका मतलब ये है कि हम अपने जो आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उनका बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं। नए नजरिए से देखने का मतलब ये है कि आपको पता है कि डेली डेली जो भी अगर माइनर से भी चेंजेस होंगे तो आपको पता रहेगा। मान लीजिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को 1 महीने तक मॉनिटर नहीं किया, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए होंगे पिछले 1 महीने में, आप जब उसका एनालिसिस करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि आपको उसमें बहुत सी फाल्ट नजर आए। लेकिन यही अगर आप डेली डेली अपने ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करेंगे, सारी स्ट्रेटजीज को डेली डेली मॉनिटर करेंगे, तो आपको क्या नए चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ क्या ड्रॉबैक्स है, किसको ओवरकम किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। ठीक, तो इस टेक्निक के जरिए हम अपने जो स्ट्रेटजीज हैं या अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक नए तरीके से देखते हैं। नाउ शॉर्ट एनालिसिस लुक्स एट योर स्ट्रेंथ
एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स योर बिजनेस फेसेस। आपका बिजनेस जो जो फेस करता है वो हर तरह के फैक्टर शॉर्ट एनालिसिस में एनालाइज किए जाते हैं, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी वीकनेस से रिलेटेड हो, वो चाहे आपके अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, या फिर वो चाहे आपके थ्रेट से रिलेटेड हो। मतलब कि आपका बिजनेस किसी भी तरह के इशू से, चाहे आपकी वो पावर हो या चाहे आपका ड्रॉबैक हो, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो या चाहे आपकी ड्रॉबैक हो, उन सबको एनालाइज करता है। आपका बिजनेस उस समय जो फेस कर रहा होता है वो सारी चीजें एनालाइज करता है। Now, the SWOT analysis framework is a very important and useful tool to use in marketing management and other business applications. ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसका एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है इसको एनालिसिस करने के लिए। क्यों? जब अब कभी भी मोस्टली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मोस्ट ऑफ द जो फोकस होता है वो प्रॉफिट पर होता है। और प्रॉफिट कहाँ से होता है? जो आप प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को, उसी से आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो जब इस तरह से आप अपना कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में ड्रॉबैक या कमी होती है मार्केटिंग के, मतलब कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट डाउन हो रहा है, आपका प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो फिर आप उसको इस शॉर्ट एनालिसिस के जरिए उसको निकाल सकते हैं कि किस वजह से आपका प्रॉफिट डाउन हो रहा है। आपके स्ट्रेंथ हैं, क्या आप उनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आपको क्या वीकनेस है जो आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ आपके कॉम्पिटिटर आ गए, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी अभी आप उसको ना एक्सेप्ट कर पाए हों। तो ऐसे सारी चीजें आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। As a basic tool, its mastery is a fundamental requirement for the marketer, entrepreneur और business person। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, एज ए बेसिक टूल। ये एक ऐसा बेसिक टूल, इट्स मास्टरी इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। इसकी जो इसकी सबसे क्या इंपॉर्टेंस कि ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसके लिए? किसी भी मार्केटर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको शॉर्ट एनालिसिस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप चाहे जिस भी लेवल पर हो तो आपको इस शॉर्ट एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये शॉर्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस। ये हमारे पास एक फोर डायमेंशन एक चार्ट दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। अब इसका क्या है, किसने क्या किया और इसको कैसे इस्तेमाल किया, थोड़ा इसका देख लेते हैं। Technique is credited to Albert Humphrey, who led a research project at Stanford University in the 1960 and 1970। जो शॉर्ट एनालिसिस है ये किसको इसका क्रेडिट जाता है, वो है अल्बर्ट हम्फ्री, जिन्होंने 1970 60 और 70 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर इसका इस्तेमाल किया था। यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कैसे? प्लानिंग टूल यूज टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट बिजनेस। एक्चुअली क्या था कि उस समय अल्बर्ट हम्फ्री एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस टूल को डेवलप किया था। उन्होंने उसको एज ए प्लानिंग टूल नाम दिया था, जिसमें उन्होंने इन सभी चीजों का एनालिसिस किया था। क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का, अपने जो प्रोजेक्ट था उसको एनालाइज करने के लिए। नाउ used as framework for organizing and using data and information gained from situation analysis of internal and external environment। जब वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्ट के अंदर और बाहर, प्रोजेक्ट के अंदर और बाहर कौन कौन से फैक्टर उनके प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उन सभी फैक्टर्स का एनालिसिस किया था और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया था। उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया था, किस लिए? कि जो उनके पास इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको वो एनालाइज कर सकें। तो फोर डायमेंशन आपका उन्होंने एक टूल अपने शॉर्ट एनालिसिस में आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती हैं। Characteristics of business or a team that give it an advantage over other in the industry। यहाँ पर जो हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में लागू। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं
और हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है। किसी के मान लीजिए उनकी क्वालिटी होती है, किसी की उनकी प्राइस होती है, किसी का टॉप मैनेजमेंट होता है, किसी के वर्कर्स होते हैं, किसी के पास स्किल्स ऐसी होती हैं, किसी के पास टेक्नोलॉजी ऐसी होती है। तो ये सारी की सारी सब स्ट्रेंथ हो सकती है। स्ट्रेंथ वो चीज होती है जिसका आप अपने कॉम्पिटिटर के ओवर में एडवांटेज लेते हैं। स्ट्रेंथ वो होती है जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं होती। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस और ए टीम दैट गिव इट एन एडवांटेज ओवर अदर्स इन द इंडस्ट्री। तो आपकी बिजनेस का कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई ऐसी टीम या कोई ऐसी आपके पास कोर वैल्यू है, कोई टेक्नोलॉजी है जिसका एडवांटेज दूसरों की बजाय आप ले रहे हैं। दूसरों के पास वो चीज नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे एक्सपर्ट लोगों की टीम है जो आपको बहुत बेटर आउटपुट निकाल करके दे रही है और वो दूसरों के पास नहीं है, या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है जो दूसरे उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे KFC का देखिए, KFC है, उसके जो चिकन की क्वालिटी है वो दूसरी कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो कैसे बनाते हैं? वो अपनी उनकी स्ट्रेंथ है, दूसरे कॉम्पिटिटर जो है उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जिसमें उनकी स्ट्रेंथ होती है। नाउ बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिशियल aspects of the organization or the capabilities of an organization: process capabilities, financial resources, product and services, customer goodwill and brand loyalty। मीन्स कि ये सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे ऐसे एस्पेक्ट्स जिनसे ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट ले सकता है, जिनसे ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट ले सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, कहां पर? अपने एक मोहल्ले में। अब क्या है कि आपके मोहल्ले में कई और शॉप्स हैं, आपके मोहल्ले में कई शॉप्स हैं, आपने भी एक शॉप खोली। अब वो जो अदर शॉपकीपर हैं वो आपके सब कॉम्पिटिटर हैं, वो सभी आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो अब आप कैसे अपनी सेल को बढ़ाएंगे? आप अपनी सेल को कैसे बढ़ाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि आप जो जो देख रहे हैं उनकी कीमत क्या है, कॉम्पिटिटर जो अदर शॉपकीपर हैं वो क्या किस कीमत पर दे रहे हैं, प्लस वो कहाँ से माल की सप्लाई करते हैं और आप कहाँ से लाते हैं, उनको जो माल मिलता है उसकी प्राइस क्या है, आपको जो माल मिलता है आपकी प्राइस क्या है। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपको एनालाइज करनी पड़ती, जो आपको एनालाइज करनी पड़ती। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो आप बेनिफिट उठा पाएंगे ना। नहीं तो सबके बराबर अगर बैठ जाएंगे तो फिर आप बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे, आप बेनिफिट कैसे ले पाएंगे? तो इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कैपेबिलिटी होती है। अब वो कैपेबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है किसी के पास फंड ज्यादा हो, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। अब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इस तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो वो फंड रेज करते हैं। तो उनके जो फंड सोर्स हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, हो सकता है वो उनकी कैपेबिलिटी या उनकी स्ट्रेंथ हो। इसके अलावा जैसे आपके पास जो कस्टमर गुडविल है, कस्टमर गुडविल का मतलब, कस्टमर गुडविल कोई एक दिन में नहीं बनती। कस्टमर गुडविल को बनाने में आपको बहुत दिन लगते हैं, किसी किसी कंपनी को सालों लग जाते हैं, या फिर ब्रांड आपने प्रोडक्ट ब्रांड लॉयल लोगों को कैसे बनाया। जिस कंपनी के पास जितने ज्यादा ब्रांड लॉयल कस्टमर होंगे उस कंपनी की गुडविल उतनी ही अच्छी होगी। गुडविल मतलब होता है आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि, कि आपका नाम कितना चल रहा है। मतलब कि आपके पास ऐसे कस्टमर हैं, आपके पास ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जो केवल आप ही का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और किसी दूसरी कंपनी का या आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। अगर उनको आपका प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वो वेट कर लेंगे, लेकिन दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इस तरह के कस्टमर्स होते हैं वो कहलाते हैं ब्रांड लॉयल, ब्रांड लॉयल। अब सोचिए अगर आपके पास ऐसे नंबर्स ऑफ ऐसे कस्टमर्स हों तो आपकी कंपनी की गुडविल कितनी है, आपकी कंपनी की गुडविल कितनी है। गुडविल एक ऐसा एसेट है जो क्या होता है, आपको इनडायरेक्ट वे में बहुत बेनिफिट देता है, इनडायरेक्ट में
बहुत बेनिफिट देता है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आपके पास ऐसे कस्टमर्स हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो आपके बहुत ही ब्रांड लॉयल हैं, या फिर आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है और वो टेक्नोलॉजी आपके कंपटीटर के पास नहीं। आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास ना हो और आपके पास हो, या फिर हो सकता है कि आप कस्टमर्स को ऐसी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो जो आपके जो कंपटीटर है वो प्रोवाइड ना कर पा रहे हो, जो आपके कंपटीटर ना प्रोवाइड कर पा रहे हो, जिसकी वजह से कस्टमर हमेशा आपके पास आता है, कस्टमर हमेशा आपके पास आता है और वो आपकी ही सर्विसेज के लिए डिमांड करता है। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, abundant financial resources, well-known brand name, lower cost, raw material or process, superior management, talent, better marketing skill, good distribution skills, committed employees, ये सब ऐसे फैक्टर्स, इनमें से कुछ मैंने अभी बता दिया, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकते हैं। जैसे किसी के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, आपने अगर जानते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कई तरह के होते हैं, जैसे सीधा होलसेलर से भी होता है, रिटेलर से होता है, मार्केटर से होता है, डीलर से होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वहाँ से होता है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। तो आपका अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना स्ट्रांग है, ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। आपके पास जो मार्केटिंग एम्प्लॉयज हैं, जो मार्केटिंग पर्सन हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकते हैं कि आपके पास ऐसे मार्केटिंग के कैंडिडेट हैं जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, वो आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं, ठीक? या आपके पास ऐसे कमिटेड एम्प्लॉय हैं कि अगर आपके कॉम्पिटिटर, मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी नॉलेज और जिनका आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति फेथफुल बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, मान लीजिए कॉम्पिटिटर उनको कुछ लालच भी देते हैं तो वो नहीं जाते हैं उनकी तरफ, वो जानते हैं कि हमें इस कंपनी के लिए ही रहना है। या आपके पास अगर ऐसे कुछ कमिटेड एम्प्लॉयज हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, क्योंकि जब वो ऐसे पर्सन होते हैं जो आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाते तो फिर वो क्या होते हैं कि वो हमेशा फिर आपकी कंपनी के बेनिफिट के लिए ही सोचते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट योर बेनिफिट, ठीक? तो ये है हमारी कुछ स्ट्रेंथ जो क्वालिटीज हैं जिनमें हम स्ट्रेंथ अपनी अचीव कर सकते हैं। अगर ये इनमें से, इसके अलावा भी और बहुत सी स्ट्रेंथ होती हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी स्ट्रेंथ हो सकती हैं, हर कंपनी की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो आप देखिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और सब मेन चीज ये होता है कि जब आपके पास ये स्ट्रेंथ है तो आप इनका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, आप जो अपनी स्ट्रेंथ है उसका बेनिफिट कैसे ले रहे हैं। बेनिफिट लेने का मतलब है कि आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को कि आपको आपके कंपटीटर से आगे रख रहे हैं, आपको आपके कंपटीटर से आपकी स्ट्रेंथ आपको आगे रखती है हमेशा, ठीक? तो दीज आर द स्ट्रेंथ एनालिसिस। नाउ वीकनेस एनालिसिस। अब वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्लेस द फर्म एट ए डिसएडवांटेज रिलेटिव टू अदर्स। अब ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिसकी अगर आपके जो दूसरे लोग कॉम्पिटिटर हैं उनको पता चल जाए तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक? जैसे द डिट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू अटेन द कोर गोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स ग्रोथ। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कोर वैल्यू है, मान लीजिए आपकी कोई एक क्वालिटी है और वो आपकी सबसे मेन क्वालिटी है, वो आपकी सबसे मेन क्वालिटी है, अगर आप उससे भटक जाते हैं, अगर आप उससे भटक जाते हैं, डिट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू अटेन द कोर गोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स ग्रोथ। मान लीजिए कि आपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे, को अचीव कर सकें, तो क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन डिट्रैक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, तो जिससे आपके ग्रोथ इन्फ्लुएंस हो जाएगी, आपकी ग्रोथ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको हमेशा अपनी जो कोर वैल्यूज हैं उन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए जैसे
आपको जो बिजनेस पॉलिसी है आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको बिजनेस पॉलिसी बहुत अच्छे से आता है। आपका ये आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट या बिजनेस पॉलिसी में आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी दूसरी कुछ चीजें कमजोर हैं, आपकी दूसरी कुछ चीजें कमजोर हैं। तो आप सोचते हैं, मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथ या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपका ये पार्ट कमजोर है, तो आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूं कि बिजनेस पॉलिसी को, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को अभी कुछ दिन के लिए रोक देता हूं और मैं इस पर ध्यान दे देता हूं स्टैटिस्टिकल मेथड पर, जिससे कि मेरा ये स्ट्रांग हो जाए। तो आपने अपना जो कोर वैल्यू थी उसको छोड़ दिया, आपने उसको छोड़ दिया और स्टैटिस्टिकल मेथड में आप ध्यान देने लगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपनी वैल्यू को छोड़ देंगे दूसरे पर जाएंगे तो उसमें तो आपको बहुत टाइम लगेगा, उसको कोर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ आपका ये जो आपने बिजनेस पॉलिसी छोड़ दिया वो भी आपका, आपकी उसमें एक्सपर्टनेस चली जाएगी। तो इससे क्या होता है, आपको हमेशा अपनी जो कोर गोल है, कोर वैल्यूज हैं, उनको हमेशा आपको लेकर के चलना है, उनसे अलग आपको नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी कोर वैल्यू से अलग हो जाएंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे ना पूरी पावे, तो आप उससे भी अलग हो जाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोर वैल्यू तो कभी भी छोड़नी ही नहीं चाहिए, आपका जो मेन टारगेट है हमेशा उसको लेकर के ही चलना चाहिए। वीकनेसेस आर द फैक्टर्स which do not meet the standards we feel they should meet. However, weaknesses are controllable, they must be minimized and eliminated. अब वीकनेसेस क्या होती है? वीकनेसेस वो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपने जो गोल सेट कर रखे हैं उनको आप अचीव नहीं कर पाते हैं। वीकनेसेस आपके वो फैक्टर या ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको आपके जो गोल सेट कर रखे हैं उनसे मीट नहीं होने देते हैं। ठीक, अब जब उनसे आपको मीट नहीं होने देंगे लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको महसूस तो होता है कि आपका ये, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो वीकनेसेस है आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अगर अपने किसी एक सब्जेक्ट पर कमांड है और आप चाहते हैं कि आपको दूसरे पर कमांड हो, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि पहले को छोड़ दीजिए, आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ भी दूसरे पर कमांड ले सकते हैं। आप एक पर तो कमांड रख ही सकते हैं, उसके साथ भी दूसरे पर कमांड रख सकते हैं। मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़े, लेकिन आप दूसरे पर भी एक्सपर्ट हासिल कर सकते हैं। आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको हटा सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, जिससे आप दूसरे जो आपके डिट्रैक्टर हैं वो उसका बेनिफिट ना ले पाए, आपके डिट्रैक्टर बेनिफिट ना ले पाए। ठीक, तो आपकी वीकनेसेस ऐसी होती हैं जो कंट्रोल की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये वीकनेसेस आपकी इंटरनल है, ये इंटरनल है, ये केवल इस बात के लिए रोकती हैं कि आपने जो ऑब्जेक्टिव या गोल सेट कर रखे हैं उनको पूरा नहीं होने देती। क्यों? कुछ अगर वो कमियां दूरी कर देंगे तो आप इजिली अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वीकनेसेस आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है, लेकिन अगर आप उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसको कम करके इनको हटा भी सकते हैं, जिससे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हो सकता है कि जो आपके विरोधी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपके कुछ विरोधी होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विरोधी होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी टांग खींचते रहते हैं, आपकी टांग खींचते रहते हैं, तो जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं। पर जरूरी नहीं है कि यही वीकनेस हो, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। क्यों? मान लीजिए आपको, जब आप कोई प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं या न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो आपको आप उस पर बहुत कम खर्चा करते हैं। जब बहुत कम खर्चा करेंगे तो क्या होगा, आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसमें आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। नाउ वेरी नैरो प्रोडक्ट लाइन, आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत कम है, केवल एक या दो ही प्रोडक्ट बनाते हैं। आप देखेंगे कि कोई शॉप है
जिसमें एक प्रोडक्ट होता है और एक ऐसी शॉप होती है जिसमें ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो जब कस्टमर आपके पास आता है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास केवल एक ही प्रोडक्ट को मांगेगा, वो कुछ भी मांग सकता है। तो जिसके पास एक ही होगा तो वो सीधा मना कर देगा कि मेरे पास नहीं है, लेकिन जिसके पास प्रोडक्ट लाइन लंबी है तब वो तुरंत निकाल करके दे सकता है। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो आपका सही नहीं है। ठीक। हायर कॉस्ट, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है। मैंने अभी क्या बताया था कि आपकी ये इंटरनल ऐसी चीजें होती हैं जिनसे अगर आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए तो आप उसको बेटर प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लें, जैसे आप अगर आपके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है, मान लीजिए उसमें वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल, क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा होगा तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। जब कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट करके आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, आप क्या पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे प्रोडक्ट आप दे रहे हैं जो आउटडेटेड हैं, तो आप उनको कैसे अपडेट करेंगे। आप अपनी टेक्नोलॉजी को हमेशा अपडेट करते रहिए, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहिए। आप इसीलिए देखेंगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट आते हैं पहले उनकी पैकेजिंग कुछ और होती थी। आप एग्जाम्पल ले लीजिए फेयर एंड लवली, कुछ कई सालों तक चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपडेट कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया और उसमें बता दिया कि और बेहतर हो गई, इसमें और क्वालिटी आ गई, ऐसा ऐसा। ये क्या है, ये सब अपडेट करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट बना रहता है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। वीक मार्केट इमेज, आपकी मार्केट में इमेज कैसी है, आप अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पुअर मार्केटिंग स्किल्स, आपके पास ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी मार्केटिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप ऐसे कैंडिडेट्स को रिक्रूट कीजिए। आपकी टीम में ऐसे कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए जिनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हों, उनको मार्केट की अच्छी नॉलेज हो, वो आपके प्रोडक्ट की सेल्स को अच्छे से बढ़ा सकें। ठीक। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स, अंडर ट्रेंड एम्प्लॉयज, जो आपके पास टॉप का मैनेजमेंट है उनके पास भी अच्छी सी, मतलब कि उनके पास लीडिंग पावर नहीं है, उनके पास स्ट्रेटजी बनाने की, पॉलिसी बनाने की उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास उस तरह के स्किल्स नहीं है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे अच्छा बना सकते हैं। अगर उनके पास ये सब चीज़ें स्किल्स नहीं होंगी तभी वो मार्केट में पीछे हो सकते हैं। आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेनिंग नहीं मिली, उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आपके काम के बारे में जानते नहीं हैं, तो इस तरह के लोग आपकी वीकनेस हो सकते हैं, ये आपको मार्केट में पीछे कर सकते हैं। तो लेकिन ये कोई भी ये वीकनेस नहीं है जिसको आप ओवरकम ना कर सकते हैं। ये सभी कुछ आप चाहें तो आप इनको दूर कर सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और इनको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको दूर करके। नाउ अपॉर्चुनिटीज, अब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। आपने ये देखा कि जो आपके पास स्ट्रेंथ और वीकनेस थी, स्ट्रेंथ को आप अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ जो दूसरों के पास नहीं थी, वीकनेस ऐसी थी जिनको आप ओवरकम कर सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मार्केट में क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले, एक कंपनी कैन आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट्स। मान लीजिए अगर कंपनी का R&D सही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम सही है, तो रिसर्च करके वो देख सकती है कि क्या कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, क्या हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिससे हमको बेनिफिट हो सकता है। तो न्यू प्रोडक्ट के लिए भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है इस समय आउटडेटेड हो रहा है, तो हमें उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट को लाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग करते हैं, जैसे आप एचयूएल का एक प्रोडक्ट देखिए, पहले आता था रेन, फिर रेन सुप्रीम, फिर रिम बार, ऐसे करके कई तरह के उसने उतार दिए। देखिए सोप एक ही है, थोड़ा सा उसमें चेंज करके नए प्रोडक्ट निकाल देते हैं नई क्वालिटी के साथ, उसकी कभी पैकिंग चेंज कर देते हैं, कभी उसकी क्वालिटी, कभी नाम बदल दिए, कुछ ना कुछ उसके चेंजेस करते रहते हैं। नाउ द कंपनी कैन गो फॉर न्यू सेक्टर्स। अब मान लीजिए कि आपका एक सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ नए सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। मान लीजिए अभी तक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या थी, वॉशिंग शॉप बना रही थी, वॉशिंग शॉप बना रही थी, तो अब क्या कर रहे हैं, अब हो सकता है कि आप डिश वॉश बार में चले जाएं, आप जो है डिश वॉश बार में चले जाएं, या टॉयलेट सोप में चले जाएं, या बाथिंग सोप में चले जाएं, इनमें से किसी भी नए उसमें जा सकते हैं। या
हो सकता है कि आप इसके अलावा कोई और दूसरा ही नया प्रोजेक्ट चालू करें, या आप किसी क्रीम के उसमें फील्ड में जा सकते हैं, हो सकता है आप कोई और दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। तो ये क्या है, आप कि कंपनी जब स्ट्रेंथ पर होती है और आपकी कंपनी बेनिफिट कमा रही है, उसको प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है, तो आप न्यू सेक्टर के लिए भी आप अप्लाई, न्यू सेक्टर में भी आप जा सकते हैं और वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में फंड और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। नाउ द कंपनी कैन गो फॉर न्यू जियोग्राफी। अब जैसे अभी आपका मार्केट केवल कानपुर में है, अभी आपका मार्केट केवल कानपुर में है, तो हो सकता है कि आप कानपुर के बाहर भी आप जाना चाहें, लखनऊ, वाराणसी। जब ये चीजें मार्केट आपका कवर हो जाएगा, जब ये मार्केट आपका कवर हो जाएगा, तो हो सकता है कि आप फिर पूरे स्टेट को कवर करना चाहें। जब आपका पूरा स्टेट कवर हो जाता है, मान लीजिए कि अभी आपका मार्केट केवल यूपी में है, तो आप कोशिश करेंगे कि हो सकता है फिर आपका एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, तमिलनाडु यहाँ पर भी जाए। तो आप क्या है, न्यू जियोग्राफी भी ट्राई कर सकते हैं। आप जो है अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग जो है दूसरे अदर मार्केट में भी कर सकते हैं, दूसरी अदर जियोग्राफी। ठीक, इसके अलावा आप जैसे कुछ हिल स्टेशन है, वहां पर आप जा सकते हैं, कि आप ये देखेंगे कि वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट अपना दे सकते हैं। न्यू इकोनॉमी, द कंपनी कैन गो एंड एक्सटेंड देयर मार्केट। अब न्यू इकोनॉमी का मतलब है आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर भी जा रहे हैं, आप अपने मार्केट को और बढ़ा रहे हैं, अपने मार्केट को बढ़ा रहे हैं। अभी तक आपने नेशनल लेवल पर किया था, अब आप इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ बहुत से ब्रांड्स हैं जो पहले नेशनल थे, फिर बाद में इंटरनेशनल हो गए। जैसे आपका आदित्य बिरला ग्रुप देखिए, इसके बाद आपका जो टीसीएस वगैरह है, ये भी सब पहले नेशनल ही थे। रिलायंस शुरू में जब आया था तो केवल अपनी ही कंट्री में था, धीरे धीरे देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया वो। विप्रो, ये सब क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और न्यू इकोनॉमी में चले जाते हैं। नाउ कंपनी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड कैन गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टेक्नोलॉजी सेंटर। इस समय आप देखेंगे तो चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। लोगों का लाइफ स्टाइल हर 2-3 साल में बदल जा रहा है। देखिए पैंडेमिक के पहले लाइफ स्टाइल कैसा था, पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कैसा आपका लाइफ स्टाइल हो गया। इसके हो सकता है जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तब फिर लाइफ स्टाइल आपकी हो सकता है चेंज हो जाए। तो कंपनीज इनका बेनिफिट ले सकती है, जो ये लाइफ स्टाइल चेंजेस है, कंपनी इनके बेनिफिट ले सकती है। क्यों? अब देखिए पैंडेमिक के पहले इनकम अच्छी थी तो लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी, पैंडेमिक में इनकम लोगों की काफी कम हो गई तो लाइफ स्टाइल अब थोड़ा अलग हो गई, सिचुएशन अलग हो गई, कंडीशन अलग हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन इन सिचुएशन को एनालाइज करके उनका बेनिफिट ले सकता है। या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिनका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज थ्रेट। अब थ्रेट क्या होते हैं? थ्रेट है आपके पॉलिटिकल थ्रेट, environmental threat, technological threat, from the partners business, from the buyers, from the suppliers, from the key staff employees। ये थ्रेट ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको हमेशा इनसे सावधान रहना चाहिए और इनकी मॉनिटरिंग हमेशा करते रहें, आप इनकी निगरानी हमेशा करते रहें। पॉलिटिकल थ्रेट, पॉलिटिकल थ्रेट का मतलब है मान लीजिए अभी जो आप हैं किसी दूसरी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेंज होने के डर से उसके क्या होते हैं, रूल और पॉलिसी बदल जाती है, रूल और पॉलिसी बदल जाती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक, जैसे अभी देखेंगे, मैंने अभी एक दिन आपको क्या बताया था अभी इसके पहले, कि जब आप ये सोचते हैं कि जो आपकी कंट्री या आपके इसके इकोनॉमी को, जो आपकी कंट्री की इकोनॉमी है उसको आपके लीडर या आपके मिनिस्टर या आपके नेता चलाते हैं, तो वास्तव में ऐसा हकीकत नहीं होता है। हकीकत में ये होता है कि जो आपकी कंट्री की इकोनॉमी चलती है वो चलती है कारपोरेट सेक्टर से, वो कारपोरेट सेक्टर से चलती है। कारपोरेट सेक्टर से कहते हैं, आपने कभी सोचा है कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से, ना तो वो कोई जॉब करते हैं, ना तो उनके मोस्टली कोई ज्यादा बिजनेस होते हैं। मान लो बिजनेस होते भी हैं तो इतना पैसा कहाँ से आता है? क्या उनका इतना बिजनेस, क्योंकि उनके बिजनेस का आप नाम तो कभी सुनते नहीं है कि उनके बिजनेस के नाम आपके बहुत ज्यादा सक्सेस चल रहे हों, तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? उनके पास वो पैसा आता है जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर वो पैसा क्यों देते हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर वो पैसा इसलिए देते हैं कि जब अगर आप पावर या रूलिंग पावर में आते हैं तो आपको हमारे कॉर्पोरेशन के लिए काम करना है, आपको
हमारे कारपोरेशन के लिए काम करना है, तभी वो उनको इलेक्शन में देखते हैं ना कितना पैसा खर्च होता है, पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन कमीशन में होता है तो वो बताते हैं कि हमको यहाँ से इतना चंदा मिला, यहाँ से इतना चंदा मिला, वो सब क्या है, वो सब कारपोरेट सेक्टर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के पॉलिटिकल थ्रेट होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल थ्रेट, आपका एनवायरमेंटल थ्रेट जो आपके क्लाइमेट से रिलेटेड है। मान लीजिए आपने कभी कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर किया, आप जो सर्दी के सीजन आया, सर्दी आपके क्लॉथ की कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्दी के सीजन के लिए आपने जैकेट वूलन ये सब जो है मैन्युफैक्चर करके रख लिया। अब पता चला कि उस तरह से आपकी सेल नहीं हुई। जो सीजनल सेल होती है ना, सीजनल कोई ऐसे मार्केट होता है जहां पर आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, तो क्या होता है फिर आपको, क्योंकि आपने पहले से इतना मैन्युफैक्चर करके रख लिया है, तो वो आपका माल डब हो जाता है और आपकी वेस्टेज बढ़ जाता है, तो उससे फिर आपको लॉस हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल थ्रेट, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल थ्रेट अभी बताया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आपके पास हैं, आपके पास नहीं, वो तो स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन यही चीज मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई, आप उसको उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाए या उसको कैप्चर नहीं कर पाए और आपके कंपटीटर ने उस टेक्नोलॉजी को कैप्चर कर लिया, तो क्या है, फिर आप उससे पीछे हो जाएंगे, फिर आप उससे पीछे हो जाएंगे। क्यों? फिर उसके ऑपरेशंस ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके ऑपरेशंस कम हो जाएंगे, तो ये भी एक थ्रेट बना रहता है। तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल अपडेट बने रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपको हमेशा जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी आप उसके एडवांटेज ले सकते हैं। फ्रॉम द पार्टनर बिजनेस, पार्टनर बिजनेस का मतलब यहाँ पर है आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं आपके लिए वो हमेशा खतरे की घंटी रहते हैं, कॉम्पिटिटर हमेशा आपके लिए खतरे की घंटी रहते हैं। जो पार्टनर्स बिजनेस होते हैं वो ये क्या होता है कि वो हमेशा आपकी जो स्ट्रेटजीज है उसको चेक करते रहते हैं कि आपने कौन सी नई स्ट्रेटजी बनाई, आपने कौन सी पॉलिसी बनाई, आपने कौन सा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो हमेशा देखते रहते हैं। तो वो इस ताक में रहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज को कैसे ब्रेक करें, ठीक है ना। तो ये आपके पार्टनर बिजनेस जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं हमेशा इनसे सावधान रहते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट उतारा और उसकी कीमत रखी आपने 10 रुपए, उसने आपके पार्टनर देखे देखा अच्छा आपने 10 रुपए में आप इस प्रोडक्ट उतारा है, अब वो 2 महीने बाद वही प्रोडक्ट वही सेम क्वालिटी को 8 रुपए पर उतार देगा, तो अब सोचिए आपके प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा। तो ये पार्टनर बिजनेस से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। फ्रॉम द बायर्स, जो आपके बायर्स जो आपके कस्टमर्स हैं उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए। कस्टमर्स को आप जितना अच्छा बेनिफिट देंगे तभी तक वो आपके पास रहेंगे। कस्टमर्स ऐसे होते हैं जब तक उनको आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट मिलेगा तब तक वो आपके साथ हैं, जिस दिन उनको बेनिफिट प्राइस कीमत किसी भी चीज में डिफरेंस लगेगा वो आपको स्विच करके चले जाएंगे, वो आपको स्विच करके चले जाएंगे। तो हमेशा मैंने भी पीछे क्या बताया कि ब्रांड लॉयल्टी बहुत मुश्किल होती है लोगों को बनाना। अगर आपके पास ब्रांड लॉयल कस्टमर हैं तो आप बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हैं, आपकी वो स्ट्रेंथ होती है। वही सोचिए कि अगर आपके पास ब्रांड लॉयल कस्टमर नहीं है तो ये जो बायर्स होते हैं जो कस्टमर्स होते हैं उनको हमेशा आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखिए, उनको हमेशा ऐसी चीजें प्रोवाइड कीजिए जिससे वो आपको आपके प्रोडक्ट को हमेशा इस्तेमाल करें और उससे अलग ना हो पाए। फ्रॉम द सप्लायर्स, सप्लायर्स का मतलब है कि ऐसे लोग जो आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई कर रहे हैं या किसी मशीनरी की सप्लाई करते हैं या टेक्नोलॉजी की सप्लाई करते हैं, तो आपको वो किस कीमत पर दे रहे हैं आपको हमेशा ये देखना पड़े। आपका कॉम्पिटिटर किस कीमत पर ले रहा है, आप किस कीमत पर ले रहे हैं। सप्लायर कभी अचानक से रेट तो नहीं बढ़ा दे रहा है, जो माल प्रोवाइड कर रहा है वो सही प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। तो सप्लायर क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर कभी किसी के पास भी बिजनेस हो तो आप कभी जाते हैं तो कोई माल लेते हैं तो पहले तो वो रेट था, बाद में कहता है कि इसका रेट बढ़ गया। आपके पास से अगर डिमांड आने लगती है तो वो कहता है कि रेट बढ़ गया, वो जानता है कि मेरे यहाँ आपको और कोई माल सप्लाई नहीं कर सकता है, तो फिर वो रेट बढ़ा देता है। जब रेट बढ़ा देता है तो आप कहते हैं कि पहले तो आपको हमें इस रेट पर देते थे, अब क्यों दे रहे हो, तो फिर वो कहता है कि रेट बढ़ गया है, वो कंपनी से ऐसा हो रहा है, ये दूसरी कंपनी इस तरह से हमें माल नहीं दे रही। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपको अपने सप्लायर से भी रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं ताकि वो आपके लिए थ्रेड का काम न करे। फ्रॉम द की स्टाफ एम्प्लॉइज, आपके जो स्टाफ और एम्प्लॉय है कहीं ऐसा तो नहीं वो आपकी स्ट्रेटजीज या कुछ पॉलिसीज है उनको आपके दूसरे लोगों को बता रहे हैं,
इनसे थोड़ा सावधान, जो अंदर के लोग होते हैं ना, आप इसको थोड़ा जो है सावधानी से देखिए कि ऐसा तो नहीं कि जो आपने एक नई स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनाई और उसने जाकर के दूसरे आपके कॉम्पिटिटर को बता दी, तो क्या होगा, फिर आपका कॉम्पिटिटर उस पॉलिसी का बेनिफिट उठा लेगा। ठीक, तो आपको इन चीजों से भी सावधान है। ये ऐसे थ्रेट्स हैं जिनसे आपको बी अवेयर होने की जरूरत है। नाउ 3 स्टेज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। आपको इसका एनालिसिस कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो जो फैक्टर्स है उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने क्या आपमें कमी या क्या स्ट्रेंथ है या क्या अपॉर्चुनिटी या क्या थ्रेट है, उस पर्टिकुलर फैक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर ड्रॉ कंक्लूजन, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका कंक्लूजन निकालना है, ट्रांसलेट इनटू स्ट्रेटेजिक इक्वेशन। फिर आपको क्या करना है, उसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि आप उसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में शामिल कर सकें और उसको कंप्लीट कर सकें, मतलब कि उसको अप्लाई कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें, उसका बेनिफिट ले सकें। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू प्रोडक्ट के लिए हम एक शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहला, स्ट्रेंथ में हमें क्या क्या देखना है, बिल्ड ऑन करंट टेक्नोलॉजी, जो इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर हमको उस प्रोडक्ट को बनाना है। एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ टारगेट मार्केट, हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट मार्केट कौन सा है। फिर फेवरेबल मार्केट रिसर्च, आपको अपने मार्केट की रिसर्च बहुत अच्छे से करें। जब भी आप नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, मार्केट रिसर्च। अगर आपने विदाउट मार्केट रिसर्च के कोई भी प्रोडक्ट डेवलप लॉन्च कर दिया तो वो सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए कंपनीज पहले सर्वे करवाती हैं, मार्केट का एनालिसिस करती हैं, तब जाकर के कहीं प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो, ठीक है ना। शॉर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फिर आप उसका एक शॉर्ट में एक प्रोजेक्ट डेवलप कीजिए और उसके बाद फिर उस पर काम चालू करें। वीकनेस क्या क्या हो सकती है, एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है हो सकता है कि उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है कि उसका खर्चा ज्यादा हो, तो इसका मतलब कि आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। जब कॉस्ट ज्यादा होगी तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, जब प्रॉफिट्स कम होंगे तो क्या होगा, आपका ग्रोथ बिजनेस नहीं कर पाएगा। ठीक, द नेक्स्ट वन, नो सीनियर लेवल स्टेक होल्डर्स, जो आपके स्टेक होल्डर्स का मतलब कि आपकी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो सीनियर लेवल के नहीं है, ज्यादा मतलब कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी कंपनीज ने या बड़े लोगों ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, आप उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, लोगों को अट्रैक्ट करना और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इनको वीकनेस में डाला गया है। ठीक, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके लिए, रैपिडली एक्सटेंडिंग मार्केट, मार्केट जो है तेजी से ग्रो कर रहा है, जो मार्केट है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। अब उस बढ़ते हुए मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करें और कैसे उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं कि दूसरे उसका बेनिफिट ना ले पाए। ठीक, मार्केट ग्रोथ हो रही है तो आप उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं ये आपको सोचना है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसी समय डिमांड भी आ रही है, तो अब देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर कहीं उसका बेनिफिट तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। सेल टू एग्जिस्टिंग कारपोरेट कस्टमर, जो ऑलरेडी कारपोरेट कस्टमर है, कारपोरेट कस्टमर का मतलब जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, आप उनको बेच रहे हैं, आप उनको बेचेंगे, ये आपके चांसेस हैं कि अगर उनको बेचेंगे तो क्या होगा, जो बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो आपका प्रोडक्ट बल्क में निकलता है, जब प्रोडक्ट बल्क में निकलेगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आपको ऐसे कस्टमर्स बनाने हैं जो आपके प्रोडक्ट को बल्क में लेते हैं, आपके प्रोडक्ट को बल्क में लेते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अपने बेनिफिट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड क्या क्या है, चेंजेस इन लेजिस्लेशन, कानूनों में चेंज, नए नियम नए कानून आ गए। हो सकता है कि कोई वही अभी पॉलिटिकल वाला इशू बताया था ना कि अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आई वो चेंज हो गई और उसने जो है रूल्स बदल दिए, तो ये आपके लिए थ्रेट हो सकता है। कंपटीशन ऑलरेडी टू प्रोडक्ट्स इन दिस मार्केट, कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। मान लीजिए कि जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन काफ़ी है, तो आप अपने कंपटीटर को कैसे कम्पीट करेंगे, ये आपको सोचना है, कहीं कंपटीटर आपकी स्ट्रेटजी का फायदा तो नहीं उठा रहा है। ठीक, पोटेंशियल इकोनॉमिक डाउनटर्न,
अब जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो थोड़ा नीचे जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो थोड़ा नीचे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए चेंजेस इन कानूनों में चेंजेस हुए, तो बिजनेस कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक नीचे जा रही है, उसने गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन को उतना बेनिफिट नहीं हुआ है। तो ये हमने एक क्या किया है, एक शॉर्ट एनालिसिस एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए किया है। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके लॉसेस क्या क्या हैं। कंसोलिडेट कर सकते हैं आप उसको, एक सेकंड, हाँ हाँ, तो बस 10 मिनट रुको, 1 घंटा रुको, फिर चलते हैं। 1 सेकंड, 5 मिनट रुको जरा, मैं क्लास खत्म कर दूं उसके बाद फिर। स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस, इसके आप अपनी वीकनेस है उनको कम कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेज है। हैव टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैच कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। मिनिमाइज थ्रेट्स, आपके पास जो थ्रेट्स हैं आप उसको कम कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपकी पॉजिटिव स्ट्रेटजी सही है तो। फैसिलिटेट प्लानिंग, आपको प्लानिंग में हेल्प मिलती है, क्योंकि आप जब एनालिसिस करेंगे और कुछ प्लान बना रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। फैसिलिटेट्स अल्टरनेट चॉइस, अगर आप इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन आपको अडॉप्ट करना है। हेल्प्स टू इनोवेट, नई नई चीजें करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, न्यू मार्केट एनालिसिस के लिए आपको ये इस सब चीजों में हेल्प हो सकती है। इंश्योर सर्वाइवल एंड सक्सेस, अगर आप इन सब से एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं शॉर्ट एनालिसिस का, तो आप वहां पर जो मार्केट है, जो आपका सेक्टर है, वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं उस फील्ड में जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, ये कुछ एडवांटेज हैं शॉर्ट एनालिसिस के। नाउ देखिए निर्मा केमिकल्स लिमिटेड का एक ये केस स्टडी है। निर्मा वाज ए बेसिक डिटर्जेंट विद नो कलर डिजाइन और सोफिस्टिकेशन ऑन द पैक द प्रोडक्ट। पहले जो निर्मा आता था वो क्या था, उसमें कोई भी कलर नहीं था, कोई भी डिजाइन नहीं था और एक सिंपल पैक में आता था। वाज प्राइस्ड एट अराउंड 35% ऑफ सर्फ, उसकी जो कीमत थी, जो सर्फ है उसका लगभग 35% था, सर्फ की कीमत का लगभग 35% था। प्राइस, मीडियम क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन रीच एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मीडिया, उसकी जो प्राइस है, जो क्वालिटी है वो मीडियम थी, डिस्ट्रीब्यूशन रीच एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मीडिया, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था वो उतना प्रभावी नहीं था। नाउ मार्केट शेयर ग्रू फ्रॉम 0% इन 1976, 1976 में उसका मार्केट शेयर था निर्मा का 0%, कितना 0%, टू अबाउट 60% इन 1987 इन ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल में उसने 60% मार्केट शेयर को कब्जा कर लिया। 10 साल में उसने 60% मार्केट शेयर को कब्जा कर लिया। कैसे? It has become the largest selling brand and the success of Nirma is due to affordable price. उसने क्या किया था, अपनी प्राइस को कम किया और सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बना। उसका अफोर्डेबल प्राइस था, जो उसकी सबसे सक्सेस का सबसे बड़ा राज था, वो था अफोर्डेबल प्राइस। द टाइटल निर्मा गर्ल गोइंग राउंड एंड राउंड ऑन हर हील मेक्स ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फॉर द ब्रांड। उसमें जो एक लड़की बनाई गई थी, जो क्या करती थी, जो घूमती रहती थी, अपने पैरों पर घूमती रहती थी, उसने उस ब्रांड को बहुत ज्यादा सक्सेस किया। निर्मा गर्ल, जो उस पैकिंग में पहले क्या था, पैकिंग में पहले कुछ नहीं था, सिंपल पैकिंग थी। फिर उस पैकिंग में जब आप ऐड देखते होंगे, अगर पुराना ऐड आपको याद हो, तो उसमें एक निर्मा लड़की होती थी जो घूमती रहती थी, सबकी पसंद निर्मा इससे बोलती थी ना, वो वॉशिंग पाउडर निर्मा, ये वो लड़की है और वो ऐड है जिसकी वजह से निर्मा बहुत ज्यादा ब्रांड सक्सेस हुआ। देखिए इसका शॉर्ट एनालिसिस कैसे हुआ, देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी,
उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या थी निरमा की? उसकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। निरमा इज ए ₹17 बिलियन अम्ब्रेला ब्रांड ऑफरिंग कंज्यूमर्स ए ब्रांड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स एट मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स इन डिटर्जेंट, सोप्स एंड पर्सनल केयर मार्केट। निरमा क्या था? 17 बिलियन रुपए का एक ब्रांड था, बड़ा ब्रांड था, 17 बिलियन रुपए। ठीक है, वो अपने कस्टमर्स को जैसे मल्टीपल को कंज्यूमर को दिया था। ठीक है ना? इसके अलावा मार्केट लीडरशिप इज इंटरजेंट एंड फैब्रिक वॉश, जो आपके कपड़े धोने वाला साबुन है उसमें वो मार्केट लीडर है। जो कपड़े धोने वाला साबुन है उसमें वो मार्केट लीडर है। फिर मार्केट लीडरशिप इन डिटर्जेंट्स एंड फैब्रिक वॉश हैज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो बहुत स्ट्रांग था। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो बहुत ही स्ट्रांग था। इट्स स्ट्रेटजी ऑफ रूरल मार्केटिंग इज इट्स अनबिलीवेबल, अनबीटेबल। जो गांव के क्षेत्र एरिया में बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं, वो जैसे आप देखें तो अभी भी आप लेने जाते हो उनको, आप एरियल दो चाहे सर्फ एक्सेल दो, वो कहते हैं निरमा दे दो। उनका निरमा का मतलब वॉशिंग पाउडर से मतलब होता है कि निरमा, वॉशिंग पाउडर से मतलब होता है उनका कि निरमा। तो रूरल एरिया में उसका बहुत ज्यादा कवरेज हो गया था। तो ये उसकी कुछ स्ट्रेंथ थी। उसकी वीकनेसेस क्या की थी? हाई इंटरेस्ट बर्डन। अब वो देखिए फेल क्यों हुआ? उसके पास इंटरेस्ट बर्डन, उसने कुछ जो डेप्ट ले रखे होंगे, उसका जो इंटरेस्ट था उसका बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेस प्रेजेंस इन प्रीमियम सेगमेंट, जो प्रीमियम सेगमेंट थे उसमें उसका प्रेजेंस मतलब कि उसमें उसके प्रोडक्ट बहुत कम थे। लैक्स ग्लोबल टाइप, उसने ग्लोबल टाइप नहीं किया, मतलब कि उसने अपने मार्केट को बड़े लेवल पर एक्सटेंड नहीं किया। उसने क्या किया? केवल उतने पर ही रहा वो। तो ये ऐसी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से उसको काफी कुछ उठानी पड़ी, और वो इस समय देखो तो काफी कुछ हो। अब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है उसके पास? एक्सपोर्ट कर सकता था, एक्विजिशन और स्ट्रेंथिंग डिस्ट्रीब्यूशन टाई अप, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके साथ टाई अप कर सकता था अपने आप को ग्रो करने के लिए, उसने नहीं किया। एंट्री इनटू अदर कैटेगरीज लाइक शैम्पू, टूथपेस्ट एंड फैब्रिक व्हाइटनर, इसके अलावा वो चाहता तो इन केस जो पर्सनल केस था तो चाहे तो शैम्पू बना सकता था, टूथपेस्ट बना सकता था, और दूसरे तरह के साबुन बना सकता था, और क्रीम बना सकता था, और बहुत सी ऐसी चीजें था जो कर सकता था, जो उसके ब्रांड को आगे ले जा सकता था, लेकिन उसने ये चीजें नहीं की। थ्रेट्स, एमएनसीज आर अप्रोचिंग इंडियन मार्केट। अब देखिए दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में आई और उसको पीछे कर दिया। ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर इट, जो ब्रांड नेम प्रोडक्ट है उसने उस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला। ब्रांड नेम प्रोडक्ट, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं ना, वो इस तरह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे सर्फ आ गया, रिन आ गया, घड़ी आ गई, ये बहुत से ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट थे जिन्होंने उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला। निरमा हैज बीन एबल टू निसे फॉर इटसेल्फ इन द फेस ऑफ इंटेंस एमएनसी कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके कंपटीशन में निरमा उनको फेस नहीं कर पाया। निरमा उनको फेस नहीं कर पाए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज का कंपटीशन था वो उनको फेस नहीं। उसने क्या किया? अपने आप को वहीं तक सीमित कर रखा था। ठीक, तो ये कुछ उसके लिए थ्रेट का काम किया जिसकी वजह से निरमा काफी पीछे चला गया। नाउ Nirma's achievement is solely something about which an Indian can be proud of brand that has lived up to its catch line, better products, better value, better living। तो ये निरमा का एक अचीवमेंट था, जो सही बात है कि जो दूसरी कंपनी अभी तक नहीं कर पाए। वो इंडियन ब्रांड था जिसकी वजह से प्राउड फील करते हैं और अच्छा जीवन। ठीक, तो ये था हमारे पास निरमा का एक केस। तो अब यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।
द क्लास इज ओवर। या एवरीबडी राइट डाउन योर नेम इन चैट्स बॉक्स प्लीज। सभी लोग अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा वो नाम लिख दें प्लीज। द क्लास इज ओवर नाउ। नंदिनी, या कुछ पूछना चाहता है कोई? तो क्लास इज ओवर नाउ। नाम लिख दीजिए। जिस लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा प्लीज अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, अदरवाइज उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी।